हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोज एजुकेशन। ये पार्ट फर्स्ट है डायबिटीज का। तो यहाँ पर जो डायबिटीज है, सबसे पहले हम देखेंगे उसकी डेफिनेशन। तो डायबिटीज क्या है? एक क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। क्रॉनिक मतलब ये बीमारी किसी को अचानक से नहीं होती है, या फिर डायबिटीज को हम पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। सिर्फ इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं अपने लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से और कुछ मेडिसिन से। तो ये बीमारी किसी को अचानक से नहीं होती है, सालों साल लगते हैं डायबिटीज को होने में। ओके, तो ये क्रॉनिक डिजीज कंडीशन है और ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। मेटाबॉलिक क्या होता है कि जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म अच्छे से नहीं हो पाता, मतलब जो हम खाना खा रहे हैं, अगर उस खाने से हमें एनर्जी नहीं मिल पा रही है, उसको बोलते हैं कि बॉडी का मेटाबॉलिज्म खराब हो गया है। ठीक है, जैसे कि हम खाने में सपोज कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट खा रहे हैं, ठीक है, और उस खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो वो कंडीशन क्या है? डायबिटीज है। ठीक है, तो डायबिटीज किसी को अचानक से नहीं होती है, कहीं साल लगते हैं डायबिटीज को होने में। इसको हम पूरी तरह से ट्रीट नहीं कर सकते, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और इसको स्लो डाउन कर सकते हैं। ये हमारी बॉडी का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, जिसमें कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है, खराब हो जाता है। उसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। मतलब जो भी खाना खा रहे हैं, उस खाने से हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है, इसको बोलते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। कैरेक्टराइज बाय, इसको कैसे पहचानोगे? हाइपरग्लाइसीमिया। अगर पेशेंट के ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ गया है, जैसे कि हम बोलते हैं कि उसको शुगर की बीमारी है। ठीक है, कॉमन भाषा में हम क्या बोलते हैं कि उस आदमी को शुगर की बीमारी है। तो ये क्या है? ये इसका मतलब है कि उसके ब्लड में शुगर का जो अमाउंट है वो बढ़ गया है। इसको बोलते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। देखो, अगर हम इस टर्म को ब्रेक करेंगे तो कैसे करेंगे? हाइपर मतलब ज्यादा, ग्लाय मतलब ग्लूकोज, ईमिया मतलब होता है ब्लड। तो ब्लड में ग्लूकोज अधिक हो चुका है, इस तरह से। ठीक है, यह है डायबिटीज। रिजल्टिंग फ्रॉम, अब क्यों होता है भाई, क्या कारण है किसी को डायबिटीज ऐसे हो जाएगा? इसके कुछ कारण है। ठीक है, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफेक्शन इन, क्यों होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसको हम इंसुलिन हार्मोन बोलते हैं। ठीक है, ये दो कारणों से होता है। पहला क्या है? इंसुलिन सिक्रीशन। मतलब हमारी बॉडी में जो इंसुलिन है, या तो वो बिल्कुल नहीं बन रहा है, ठीक है, बिल्कुल भी उसका सिक्रीशन नहीं हो रहा है, या फिर इंसुलिन बॉडी में निकल तो रहा है बट वो ज्यादा क्वांटिटी में नहीं निकल रहा जितना बॉडी को चाहिए। ठीक है, वो थोड़ा बहुत निकल रहा है बट वो सफिशिएंट नहीं है बॉडी के लिए। ठीक है, या तो इंसुलिन पूरी तरह से नहीं निकल रहा है, या फिर वो निकल रहा है बट बहुत ही कम निकल रहा है, जो कि सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, बहुत ही कम क्वांटिटी में निकल रहा है कि उसका कोई रोल ही नहीं है। इंसुलिन के सिक्रेशन में दिक्कत आ रही है, एक तो ये कारण हो गया। दूसरा कारण क्या है? इंसुलिन एक्शन। जो इंसुलिन है, इंसुलिन का जो काम है, वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। मतलब बॉडी में इंसुलिन प्रेजेंट है, ठीक है, हमारी पेनक्रियाज इंसुलिन बना रही है, बट वो अपना एक्शन जो है, जो काम है, वो नहीं कर पा रहा है। अब क्या काम है इंसुलिन का? देखो, इंसुलिन का काम है कि जो भी हम खाना खाते हैं, जब वो खाना बॉडी में टूटता है, तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में आ जाता है हमारे ब्लड में। अब इस ग्लूकोज को, शुगर को, इंसुलिन पकड़कर उठाकर कहाँ लेके जाएगा? हमारे सेल के अंदर लेके जाएगा और हमारे हर एक सेल को ग्लूकोज देगा। इस तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी बनती है। तो इंसुलिन का काम क्या है? ग्लूकोज को पकड़ना और सेल के अंदर डालना एनर्जी के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर इंसुलिन अपना एक्शन ढंग से नहीं कर पा रहा है, और बोथ, दोनों कारण से हो सकता है। ठीक है, इंसुलिन नहीं बन रहा है या तो बहुत कम बन रहा है, पहला कारण। दूसरा कारण क्या है? इंसुलिन बॉडी में है बट वो ढंग से एक्शन नहीं कर पा रहा, अपना काम नहीं कर पा रहा है। तो ये दो कारण है। समझ आया? डायबिटीज क्यों होती है? डायबिटीज क्यों होती है? क्योंकि जो इंसुलिन हार्मोन है वो नहीं बन रहा है, या फिर वो अपना एक्शन नहीं कर पा रहा है। ठीक है, जिसकी वजह से पेशेंट के ब्लड में ग्लूकोज और जो शुगर है वो बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि उसको शुगर की बीमारी हो गई है। ठीक है, तो यही यहाँ पर क्या है? डायबिटीज है। छोटे छोटे टर्म्स जो हमको पता होने चाहिए, वो क्या है? ग्लूकोज। देखो, ग्लूकोज क्या है? जो भी हम खाना खाते हैं ना, जैसे कि हम दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खा रहे हैं, जब वो खाना हमारी बॉडी में टूटता है, तो सबसे जो स्मॉलेस्ट फॉर्म है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। ठीक है, अब ग्लूकोज अगर बॉडी में होगा तभी हमको एनर्जी मिलेगी। ग्लूकोज हमारे लिए क्या है? वाइटल सोर्स ऑफ एनर्जी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। बिना ग्लूकोज के हमारी बॉडी में कोई भी काम नहीं होगा। तो ग्लूकोज हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। और ग्लूकोज कहाँ से मिल रहा है? जो भी हम खाना खा रहे हैं, जब वो पूरी तरह से टूट जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट होता है? किसमें होता है? ग्लूकोज में और शुगर में। ठीक है, और इसी ग्लूकोज से, शुगर से हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, इसीलिए हमारी बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इंसुलिन क्या है?
इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारी पेनक्रियास में बनता है। वो मैंने यहाँ पर आपको डायग्राम में बताऊंगी पूरा कैसे बनता है, ठीक है। पेनक्रियास में बनता है और ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है, ग्लूकोज को उसकी जगह पर लेके जाता है, मतलब सेल की जगह पर लेके जाता है, और इस तरह से हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। इसीलिए इंसुलिन क्या करता है, इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करता है। किसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन, ग्लूकोज का, कि जो भी हम खाना खा रहे हैं इंसुलिन को ध्यान रखना है कि भाई हमको उस खाने से एनर्जी मिल रही है या नहीं मिल रही है। ये रोल है इंसुलिन का, ठीक है। अब देखो, आप लोगों ने एनाटॉमी अगर आपको अच्छे से पता है, अगर आपने एनाटॉमी अच्छे से पढ़ी है तो आपको पता होगा कि जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है, स्टमक के ठीक नीचे क्या होता है, हमारा पेनक्रियाज होता है, ठीक है। वैसे अगर देखा जाए हमारी बॉडी में पेनक्रियाज एक ही होता है, बट ये हमारी बॉडी में एक ऐसा ऑर्गन है जो दिखने में तो एक है, दिखने में एक है, बट ये दो फंक्शन हमारी बॉडी में करता है। दो फंक्शन कौन कौन से करता है, एक तो ये एक्सोक्राइन फंक्शन करता है। एक्सोक्राइन में जो पेनक्रियाज है वो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव जूसेस निकालता है डाइजेशन के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे, एंडोक्राइन रोल पढ़ेंगे। दिखने में तो हमारी बॉडी में एक ही ऑर्गन है, बट इसके फंक्शन क्या है, दो है। एक्सोक्राइन फंक्शन है कि वो डाइजेस्टिव जूसेस निकालता है बॉडी में, दूसरा फंक्शन क्या है, एंडोक्राइन फंक्शन। एंडोक्राइन मतलब ये हार्मोन्स निकालता है बॉडी में, क्या निकालता है, हार्मोन्स। तो एंडोक्राइन भी इसका रोल है, ओके। तो यहाँ पर देखो, ये वाला जो आगे का भाग है इसको बोलते हैं हम हेड रीजन पेनक्रियास का, जो पीछे का भाग है इसको बोलते हैं टेल रीजन। पीछे वाले भाग को क्या बोलते हैं, टेल रीजन। इसमें बहुत तरह की सेल्स होती है, ठीक है, पेनक्रियास में। यहाँ पर कुछ एसिनाई सेल्स होती है, एसिनाई सेल, ACI यहाँ पर लिख देते हैं, ACINI, एसिनाई सेल। ये डाइजेस्टिव जूसेस निकालती है, ये हमें नहीं पढ़ना है, हमें पढ़ना है एंडोक्राइन। एंडोक्राइन रोल क्या है पेनक्रियास का, एंडोक्राइन रोल ये है कि पेनक्रियास के टेल पर ना कुछ गुच्छे में सेल्स होती है। आइलैंड देखा है, आइलैंड में क्या होता है, चारों तरफ से पानी होता है, बीच में एक लैंड होती है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर इन सेल्स का स्ट्रक्चर होता है, जिन्हें हम बोलते हैं आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और जिस भी साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था उसने अपने नाम पर इसको रखा है आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस सेल्स हमारी बॉडी में 1 से लेकर 2% होती है। कितनी होती है, 1 से लेकर 2% होती है, जो कि पेनक्रियास के टेल वाले भाग पे मिलती है। देखो, यहाँ मैंने आपको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बहुत सारे बना रखे हैं, ठीक है। इनमें से मैं एक डायग्राम को यहाँ पर आपको बड़ा करके दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक आइसोलेट ऑफ लैंगरहैंस लिया है। मान के चलो कि जो बीच में ये ग्रीन ग्रीन सेल्स है ये हमारी क्या है, बीटा सेल है। बीटा सेल क्या करती है, इंसुलिन हार्मोन निकालती है, जो कि हमने अभी पढ़ा था, ठीक है, जो ग्लूकोज के यूटिलाइजेशन में हेल्प करती है। साइड साइड में जो लाल वाली सेल्स है, रेड वाली है, वो क्या है, अल्फा सेल्स है। वो क्या है, अल्फा सेल्स है, ये ग्लाइकोगन हार्मोन निकालती है। और हमारी उसमें और भी सेल्स होती है, मैंने ज्यादा सेल्स यहाँ लिखी नहीं है, ठीक है। एक और सेल होती है, इसका नाम है क्या है, डेल्टा सेल। डेल्टा सेल क्या करती है, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन निकालती है। सोमेटोस्टेटिन हार्मोन क्या करेगा, बैलेंस बना के रखेगा अल्फा और बीटा के बीच में। वो हम आगे यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि बीटा सेल से इंसुलिन निकलता है, अल्फा सेल से ग्लाइकोगन निकलता है, ठीक है। ये बस बैलेंस करता है। अब देखो, डायबिटीज क्यों होती है, जो भी हमने खाना खाया है जब वो टूटेगा, यहाँ पर जो ग्रीन ग्रीन डॉट है ना, ये हमारा मान लो ग्लूकोज है, ये हमारी ब्लड वेसल है। क्या है, बॉडी में ब्लड वेसल है। अब जो खाना टूटा वो हमारे ब्लड में किसकी फॉर्म में आएगा, ग्लूकोज की फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये ग्रीन वाले क्या है, हमारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल है। अब जैसे हमारे ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 70 से ऊपर जाएगा, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जाएगा, तब हमारी पेनक्रियास से क्या निकलेगा, हमारी पेनक्रियास की बीटा सेल से क्या निकलेगा, इंसुलिन हार्मोन निकलेगा। क्योंकि भाई इस तरह की ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में हर जगह प्रेजेंट है। छोटी छोटी ब्लड वेसल्स हमारी पेनक्रियास में तो जाएंगी, तो जैसे ही पेनक्रियास में सिग्नल जाएगा ब्लड वेसल से कि भाई ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो 70 से ऊपर जा चुका है, 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ऊपर जा चुका है, आप इंसुलिन हार्मोन बनाना शुरू कर दो, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल 70 से ऊपर जाएगा, 70 के बराबर जाएगा, तो हमारी बीटा सेल्स तुरंत ही क्या करेगी, इंसुलिन हार्मोन बनाना शुरू कर देती है। और इंसुलिन हार्मोन कहाँ आके मिल जाएगा, हमारे ब्लड में आके मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या करेगा, ग्लूकोज को उठाएगा और सेल के अंदर डाल देगा, हर एक बॉडी के सेल्स के अंदर डाल देगा, ठीक है। इंसुलिन का रोल क्या है कि ग्लूकोज को उठाएगा और सेल के अंदर डाल देगा। अब आप ये बोल सकते हो कि ग्लूकोज डायरेक्टली क्यों नहीं जाता है सेल के अंदर, क्यों, क्योंकि सेल में एक रिसेप्टर होता है। ऐसा मान के चलो यहाँ पर एक लॉक लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर एक ताला लगा हुआ है।
इंसुलिन कैसा काम करता है? चाबी का काम करता है, की का काम करता है। जब तक इस लॉक पर ये की नहीं लगेगी, ये दरवाजा नहीं खुलेगा। ओके, बिना इंसुलिन के सेल ग्लूकोज का एंट्री नहीं देगा। ओके, यहाँ पर एक रिसेप्टर होता है, एक लॉक होता है। जैसे ही इंसुलिन की चाबी यहाँ पर लगेगी, तभी ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा और सेल यहाँ पर क्या करेगा? इस ग्लूकोज से एनर्जी बनाएगा और हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, ठीक है, काम करने के लिए। तो ये रोल है यहाँ पर, इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करता है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम पढ़ेंगे ग्लाइकोगन हार्मोन का क्या रोल है। ये ग्लूकोज है। अब जो भी हमारे ब्लड में एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है ना, वो कहीं ना कहीं स्टोर होता है बॉडी में। कहाँ स्टोर होता है? वो हमारी बॉडी में मसल्स में स्टोर होगा, या फिर हमारे लीवर में स्टोर होगा, या फिर हमारे फैट या फिर एडिपोज टिश्यू, एक ही बात है, फैट में स्टोर होगा या फिर एडिपोज टिश्यू में स्टोर होगा। ठीक है, अब एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो हमारे ब्लड में है, उसको स्टोर कौन करेगा? इंसुलिन करेगा। किसकी फॉर्म में करेगा? ग्लाइकोगन की फॉर्म में करेगा। किसकी फॉर्म में करेगा? ग्लाइकोगन की। और एक और चीज देखो, जब वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोगन की फॉर्म में हमारी बॉडी में स्टोर हो चुका है, सपोज हमारा फास्ट है, हमने आज कुछ भी नहीं खाया है, हम खाली पेट है और हमारी बॉडी को एनर्जी चाहिए। भाई हमारे अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, जो भी हम बाहर फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, उन सब के लिए बॉडी को क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा ग्लाइकोगन है ना, जो इंसुलिन ने स्टोर किया है, और हमने कुछ भी खाना नहीं खाया है, बॉडी में एनर्जी नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा ग्लाइकोगन टूटेगा ग्लूकोज में। और इसको कौन तोड़ेगा? इसको तोड़ेगा ग्लाइकोगन हार्मोन, जो कि हमारी अल्फा सेल से निकल रहा है। कौन तोड़ेगा? ग्लाइकोगन हार्मोन। तो यहाँ पर एक रिवर्स प्रोसेस हो रहा है, इंसुलिन इसको स्टोर कर रहा है और ग्लाइकोगन इसको तोड़ के दोबारा ग्लूकोज बना रहा है। तो ये एक रिवर्स चल रहा है। ओके, अब देखो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ स्टोर होता है? वो स्टोर होता है हमारी मसल्स में, वो स्टोर होता है हमारे लीवर में और फैट में। ये प्रोसेस जो है ग्लूकोज के स्टोरेज का, इस प्रोसेस को बोलते हैं ग्लाइकोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजेनेसिस। मसल्स में स्टोर किस फॉर्म में होगा? ग्लाइकोगन की फॉर्म में होगा। जब भी हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं या बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, तो हमारी मसल्स से फिर एनर्जी निकलती है। ठीक है, मसल से वो ग्लाइकोगन टूटता है, लिवर में स्टोर होगा ग्लाइकोगन की फॉर्म में। लिवर क्या करता है? एक बैलेंस बना के रखेगा। मतलब लिवर ये कोशिश करता है कि ब्लड में ग्लूकोज लेवल जो है वो 70 से ऊपर ना जाए। ये एक बैलेंस होम्योस्टेसिस बना के रखता है हमारे ब्लड में, क्योंकि जैसे ब्लड में ग्लूकोज लेवल 70 से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पर ये बीटा सेल्स को काम करना पड़ेगा। बीटा सेल क्या करेगी? इंसुलिन बनाना शुरू कर देगी। ठीक है, तो लिवर क्या करता है? एक बैलेंस क्रिएट करके रखता है। अभी ये क्या करता है? एक्स्ट्रा ग्लूकोज को तुरंत ही अपने अंदर स्टोर कर लेता है, क्योंकि अगर ग्लूकोज ब्लड में रहेगा तो पेनक्रियास को लगातार काम करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करा लीवर ने? अपने अंदर ग्लूकोज को स्टोर कर लिया है ग्लाइकोगन की फॉर्म में। फिर है फैट। फैट और एडिपोज टिश्यू में भी स्टोर होगा। और कब हम जब हम काम कर रहे हैं या फिर कुछ भी बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो फैट से ही पहले टूटती है। ओके, वहां से एनर्जी हमको मिल जाएगी। अब देखो, अगर हम एक हेल्दी पर्सन को मान के चलो, किसी को कोई बीमारी नहीं है, पर्सन बिल्कुल हेल्दी है, ठीक है, अब यहाँ पर वो खाना खा रहा है, ईट कर रहा है फूड को, ठीक है, उसने खाना खाया। अब जैसे वो खाना खाता है तो 2-3 घंटे बाद जो नॉर्मल खाना है वो टूट जाता है। ठीक है, वो जो खाना टूटेगा वो बन जाएगा शुगर में। ठीक है, ये शुगर कहाँ मिल जाएगा? हमारे ब्लड में मिल जाएगा और हमारे ब्लड का ग्लूकोज बढ़ जाएगा, शुगर बढ़ जाएगा। जैसे ब्लड का शुगर 70 बढ़ा, तो बीटा सेल ने क्या करा? इंसुलिन निकालना शुरू कर दिया। यहाँ पर इंसुलिन आ गया। ठीक है, इंसुलिन ने क्या करा? इस ग्लूकोज को पकड़ा और सेल के अंदर डाल दिया। ठीक है, और ऐसे इस तरह से इस आदमी को एनर्जी मिल गई। अब ये मान के चलो किसी को डायबिटीज है। ठीक है, अब डायबिटीज में हमने क्या पढ़ा था कि इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनेगा, टाइप 1 डायबिटीज में नहीं बनता है, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगी टाइप्स ऑफ डायबिटीज। ठीक है, सपोज मान के चलो किसी पर्सन को डायबिटीज है, या तो उसकी बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है, या बन रहा है तो बहुत ही कम बन रहा है जिसका कोई फायदा नहीं है। ठीक है, या फिर इंसुलिन बन तो रहा है, इंसुलिन प्रेजेंट तो है, बट सेल्स क्या हो चुकी है? रेजिस्टेंस हो चुकी है। ठीक है, क्यों हो गई सेल रेजिस्टेंस? अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है, ठीक है, मोटे हैं, ओबीज है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हैं, तो आगे चल के हमें डायबिटीज हो सकती है। तो सेल्स क्या हो जाएंगी? रेजिस्टेंस हो जाएंगी, मतलब ये इंसुलिन को नहीं आने देगी। इंसुलिन तो प्रेजेंट है बट इंसुलिन अंदर नहीं आ पाएगा। ओके, तो यहाँ मान के चलो इस आदमी को डायबिटीज है, इसने खाना खाया, इसका शुगर लेवल बढ़ा। अब क्या हो रहा है? इंसुलिन या तो नहीं आएगा, ठीक है, इंसुलिन या तो बनेगा ही नहीं, या बहुत ही कम बनेगा जिसका कोई फायदा नहीं है, या फिर क्या होगा? इंसुलिन तो है बट वो सेल में नहीं जा पाएगा, सेल की उसको ताले को नहीं खोल पाएगा। ठीक है, इससे क्या होगा? जो ग्लूकोज है वो हमारे ब्लड में तैरता रहेगा, हमारे ब्लड में रहेगा। और अगर सपोज ग्लूकोज हमारे ब्लड में रहा, तो लगातार ग्लूकोज जो है
उसका लेवल 70 से ऊपर जाएगा, ठीक है। और लगातार यहाँ बीटा सेल इंसुलिन बनाते रहेंगे। अगर ये सालों साल लगातार ये प्रोसेस चलता रहेगा, तो भाई एक टाइम ऐसा आएगा कि जब बीटा सेल थक जाएंगी, ठीक है, ये इंसुलिन बना बना के थक जाएंगी, क्योंकि इसको लगेगा कि हमारे अंदर इंसुलिन है ही नहीं, जबकि इंसुलिन तो है, बट सेल ने इंसुलिन को अपने अंदर नहीं आने दिया, सेल ने इंसुलिन को मना कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस आदमी के अंदर क्या हुआ, इसके ब्लड में शुगर लेवल बढ़ गया है, ठीक है। और सालों साल अगर ऐसा रहेगा तो हमारी बीटा सेल लगातार काम करती रहेगी, लगातार इंसुलिन बनाती रहेगी। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब बीटा सेल थकना शुरू कर देगी, थोड़ा बहुत ग्लूकोज तो एंटर करेगा, बट मैक्सिमम ग्लूकोज कहाँ बच जाएगा, ब्लड में बच जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, बीटा सेल धीरे धीरे इंसुलिन का प्रोडक्शन कम कर देगी और इस आदमी को आगे चल के डायबिटीज हो जाएगा, ठीक है। ये होता है डायबिटीज में। अब देखो यहाँ पर हम डायग्नोस ही पढ़ेंगे, टाइप मतलब पार्ट सेकेंड में पढ़ाऊंगी मैं आपको, बट आपको कैसे पता लगेगा किसी को डायबिटीज है, मतलब क्या इसके कारण है, कारण क्या है, कैसे पता लगेगा किसी को डायबिटीज है। तो यहाँ पर मैंने 3 चीजें लिखी है। पहला, इस आदमी की हम फास्टिंग ब्लड शुगर करेंगे। फास्टिंग मतलब 8 घंटे से उसने कुछ नहीं खाया है। ज्यादातर ये हम कब करते हैं, सुबह के टाइम करते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल लोग होते हैं वो 9-10 बजे खाना खा लेते हैं, रात को आराम से अपना सो जाते हैं, तो वो 8 घंटे की फास्टिंग ऑलमोस्ट हो चुकी है, ठीक है। तो रात को सपोज 9 बजे हमने खाना खाया, हम रात को सो गए हैं, अब हम 8 घंटे बाद इसका शुगर नापेंगे। नॉर्मल जो हेल्दी पर्सन है उसका जो शुगर है वो 100 से कम आएगा, 100 ग्राम पर डेसीलीटर से कम आएगा। प्री डायबिटीज में वो 100 से लेकर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के बीच में आएगा। प्री डायबिटीज वो कंडीशन है कि जब अगर इस पर्सन ने अपना लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं किया, अपने पे ध्यान नहीं दिया, या फिर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो आगे चल के इसको डायबिटीज पक्का होने वाली है, ठीक है। वो कंडीशन है प्री डायबिटीज। इसकी रेंज कितनी है, 100 से लेकर 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है। और डायबिटीज कितनी है, अगर वो 126 के बराबर होती है या उससे ज्यादा होती है तो डायबिटीज बोलेंगे। दूसरा हम करेंगे रैंडम ब्लड शुगर। रैंडम मतलब कभी भी कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आदमी ने क्या खाया है, ठीक है। आप वो खाना खाने के बाद कर लो, कभी भी कर लो उसको रैंडमली, मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में, आफ्टरनून में, नाइट में, कभी भी कर लेते हैं इसको। इसको बोलते हैं रैंडमली ब्लड शुगर। वो कितना आना चाहिए डायबिटीज के लिए, वो 200 तक आना चाहिए। अगर 200 से ऊपर जाता है वो डायबिटीज है। इक्वल्स टू 200 और मोर देन 200 वो दोनों ही डायबिटीज कहलाएंगे। HbA1c, HbA1c मतलब होता है कि हम इस आदमी का 3 महीने पहले का शुगर निकाल रहे हैं, ठीक है। लास्ट 3 मंथ का शुगर निकाल रहे हैं, 3 महीने पहले जो बीत चुके हैं उनका शुगर निकाल रहे हैं। नॉर्मल रेंज क्या है, 5.7% है। प्री डायबिटीज में क्या है, 5.7 है, 5.7 से लेकर 6.4% है। अगर इसने ध्यान नहीं दिया, लाइफस्टाइल मॉडिफाई नहीं किया, ट्रीटमेंट नहीं कराया, तो इसको आगे चल के डायबिटीज होगी। और डायबिटीज में कितनी है, 6.5 से ऊपर है या इक्वल्स टू है। अब देखो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिखी है हाइपरग्लाइसीमिया, ठीक है। कई बार कुछ लोग शुगर से सफर करते हैं, डायबिटीज सफर करते हैं, बट उनको पता नहीं लगता। वो उनको लगता है कि हमारी बॉडी नॉर्मली काम कर रही है, हम सारी फिजिकल एक्टिविटी कर रही है। बट अगर लंबे टाइम तक ये कंडीशन चली है बॉडी में और लगातार हमारे ब्लड का शुगर लेवल 180 से लेकर 200 mg पर DL है, ठीक है, लगातार सालों साल हमारे ब्लड का शुगर जो लेवल है वो 180 से लेकर 200 के बीच में आता है, ये हाइपरग्लाइसीमिया की कंडीशन है। और ये ढंग से ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है अपना, ठीक है, लाइफस्टाइल को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, तो धीरे धीरे क्या होगा, ये अगर इतना सारा शुगर हमारे ब्लड में रहेगा, तो ब्लड तो हमारी पूरी बॉडी में ही मूव कर रहा है ना, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो धीरे धीरे ये शुगर कहाँ जाएगा, हमारे बाकी ऑर्गन्स में जाएगा। डायबिटीज वालों में खासकर आपको देखने को मिलेगा माइक्रोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन, ठीक है, जैसे कि उनको आंखों से धुंधला दिखाई देता है, उनको हो जाएगी रेटिनोपैथी, ठीक है, उनकी नाइट ब्लाइंडनेस की कंडीशन रहेगी, कई बार उनको ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, रेटिनोपैथी, ठीक है। ज्यादा शुगर है तो वो आंखों की छोटी छोटी जो नर्व्स होती है ना, वो उसमें ब्लॉक करना शुरू कर देगी, आंखों से दिखना कम हो जाएगा, ठीक है, रेटिनोपैथी। फिर इतना ज्यादा शुगर है तो ये क्या करेगी, हमारी किडनी, किडनी क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करने का काम करती है। अब किडनी भी कितना शुगर हमारी यूरिन में बाहर निकालेगी, एक टाइम ऐसा आएगा जब किडनी थक जाएगी, ठीक है। और किडनी में क्या हो जाएगा, नेफ्रोपैथी, वहां के जो नेफ्रॉन सेल्स होते हैं किडनी के खराब होने शुरू हो जाएंगे, तो नेफ्रोपैथी हो जाएगा। इसके अलावा क्या हो सकता है, इसके अलावा हो सकता है इसको न्यूरोपैथी। न्यूरोपैथी क्या, हमारी बॉडी की जितनी भी नर्व्स वगैरह है ना, जिन लोगों को शुगर की बीमारी होती है उनको सेंसेशन फील होना बंद हो जाता है, ठीक है, मतलब उनके हाथों में जैसा होता है चींटी जैसा काटना, ठीक है, टिंगलिंग सेंसेशन हो जाता है उनको, मतलब उनको हाथ पैरों में सनसनाहट और झंझनाहट इस तरह से होता है, ठीक है, और उनको नमनेस स्टार्ट हो जाएगा, दैट इज नॉन एज न्यूरोपैथी।
इसके अलावा ये हमारी बॉडी के जो बाकी बड़े बड़े जो नर्व वगैरह है, बड़े जो ब्लड वेसल्स है, उनको भी डैमेज कर सकता है। ठीक है, मैक्रोवास्कुलर फॉर्म में भी डिजीज हो सकती है, जैसे कि अगर पेशेंट ने ढंग से ट्रीटमेंट नहीं करा रहा डायबिटीज का, तो उसको आगे चल के हार्ट अटैक की कंडीशन आ सकती है, या फिर उसको स्ट्रोक हो सकता है। ठीक है, तो ये थे यहाँ पर कुछ कॉम्प्लिकेशन हमारे डायबिटीज के। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटिस को कैसे कैसे यहाँ पर क्लासिफाई किया है, जितना भी मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है इससे डरने की जरूरत नहीं है। जो मेरे पॉइंट्स है बहुत ही सिंपल तरीके से है, आपको बहुत इजी वे में मैं इसको लर्न करा दूंगी पूरा। ओके, तो इसको रटना बिल्कुल भी नहीं है, बस समझना है। जो मैंने यहाँ पर लिखा है इसको देख के बिल्कुल नहीं डरना है, जो मैं सिंपली पॉइंट्स आपको बताऊंगी बहुत ही इजी वे में, उसी को आपको समझना है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने और या फिर अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन ने, जो डायबिटीज की एसोसिएशन है, उसने यहाँ पर डायबिटीज को कैसे कैसे क्लासिफाई किया है। ठीक है, उसने यहाँ पर डायबिटीज को किस तरह से क्लासिफाई करा है, इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताऊंगी। तो ज्यादातर हमको किस पे फोकस करना है, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज पे। तो मैंने यहाँ पर इसको बेसिकली 4 तरीके से लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि भाई टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम समझेंगे कि टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस क्या है। तो छोटे छोटे यहाँ पॉइंट्स आपको समझना है इसको। यहाँ पर क्या है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन पेनक्रेटिक बीटा सेल। होता क्या है कि जो हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है, उसका काम होता है हमारी बॉडी को बचाना। बट यहाँ पर क्या होता है कि कई बार जो हमारी इम्यून सेल होती है, जिसका काम होता है बॉडी को बचाना, वो कई बार मिस्टेक के रूप में हमारी बॉडी को ही डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, मतलब पहचान नहीं पाती है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइप 1 डायबिटीज में क्या होता है कि जब हमारी खुद की जो इम्यूनिटी है वो हमारे खुद के ही सेल को यहाँ पर नष्ट करना शुरू कर दे, उनको मारना शुरू कर दे, उसी को बोलते हैं ऑटो इम्यून। टाइप 1 डायबिटीज क्यों होती है, क्योंकि हमारी खुद की इम्यूनिटी क्या कर रही है, हमारे पेनक्रियाज में जो बीटा सेल है जिनसे इंसुलिन बनता है, उनको खत्म कर रही है, उनको मार रही है। दूसरा, अगर यहाँ पर बीटा सेल खत्म हो जाएंगी, अगर बीटा सेल नहीं रहेंगी, तो भाई इंसुलिन कौन बनाएगा, क्योंकि बीटा सेल का काम ही क्या होता है, इंसुलिन का निर्माण करना, इंसुलिन को बनाना। अगर बीटा सेल ही यहाँ पर खत्म हो जाएंगी, हमारी इम्यूनिटी बीटा सेल को ही मार दिया है, तो यहाँ पर उस आदमी के और उस व्यक्ति के शरीर में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंसुलिन बिल्कुल भी नहीं बनता है। इस वाली डायबिटीज को, टाइप 1 डायबिटीज को हम जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं जुवेनाइल डायबिटीज, क्योंकि ज्यादातर ये छोटे बच्चों में, चिल्ड्रंस में होता है या यंग पीपल्स में होता है, जिनकी उम्र 25 ईयर्स से कम है, 25 साल से जो कम लोग हैं उनमें ये होता है, इसीलिए इसको हम जुवेनाइल डायबिटीज बोलते हैं। इसके अलावा एब्सोल्यूट रिक्वायरमेंट ऑफ इंसुलिन एज अ ट्रीटमेंट, यहाँ पर बिल्कुल भी पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन नहीं बन रहा है, बिल्कुल मतलब खत्म हो चुका है, इंसुलिन बन ही नहीं रहा है। इसकी वजह से उस आदमी को या उस व्यक्ति को पूरी जिंदगी भर के लिए इंसुलिन पर डिपेंड रहना पड़ेगा, मतलब उसको अपने, जब तक वो जी रहा है तब तक उसको लगातार इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे। तो सबसे खतरनाक टाइप की डायबिटीज है। आप खुद सोच सकते हो कितना टफ होता है किसी को कि वो डेली अपने पास जब भी वो खाना खा रहा है तो उससे पहले लगातार वो इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहा है। ठीक है, तो पूरे लाइफ टाइम के लिए उसको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाने पड़ेंगे, मतलब वो डिपेंड हो चुका है इंसुलिन पे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट। ओके, वो पूरी तरह से निर्भर है इंसुलिन पे, मतलब उसको हर दिन इंसुलिन लगाना पड़ेगा खाना खाने से पहले, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। अब देखो, प्रोन टू डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, मैं कॉम्प्लिकेशंस भी आपको पढ़ाऊंगी बाद में। यहाँ पर मैंने एक कॉम्प्लिकेशन लिखा है कि टाइप 1 डायबिटीज में जिस भी व्यक्ति को टाइप 1 डायबिटीज होता है, उसकी बॉडी में उसको डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। अब डायबिटिक कीटोएसिडोसिस क्यों हो रहा है, देखो इसमें हो क्या रहा है, बॉडी में इंसुलिन खत्म है, मतलब बॉडी में इंसुलिन बिल्कुल नहीं बन रहा है। ठीक है, अब इंसान जब खाना खाएगा तो खाना कहाँ जाएगा, हमारे पेट में जाएगा, वो खाना टूटेगा, वो ग्लूकोज शुगर में बन जाएगा, अब वो शुगर कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पर इंसुलिन बिल्कुल नहीं है, तो उस शुगर को सेल के अंदर नहीं लेके जा पाएगा इंसुलिन, क्योंकि इंसुलिन क्या है, एक की का काम करता है, ग्लूकोज को उठा के कहाँ पर डाल देता है, सेल के अंदर डाल देता है और हमको एनर्जी मिलती है। बट यहाँ पर क्या हो रहा है,
वो इंसान खाना खाएगा, ठीक है, सारा का सारा शुगर कहाँ रहेगा, ब्लड में रहेगा। अब जितने भी बॉडी के सेल, टिश्यू, ऑर्गन्स है, क्योंकि सेल से मिलकर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ठीक है, ऑर्गन सिस्टम बनता है। तो जितने भी सेल एंड टिश्यू है उन सब के अंदर तो ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा है, ठीक है। ये सिग्नल हमारे ब्रेन को जाएगा। ब्रेन क्या करेगा कि भाई मेरी पूरी बॉडी क्या है, स्टार्व की कंडीशन है, बॉडी में पूरा स्टारवेशन है, सेल के अंदर ग्लूकोज पहुंच ही नहीं रहा है। तो अब हमारी बॉडी क्या करेगी, हमारे अंदर जो फैट एंड जो प्रोटीन है उसको तोड़ना शुरू कर देगी। क्या करेगी, फैट को, प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर देगी। जब भी बॉडी में फैट एंड प्रोटीन टूटता है तो एक साइड प्रोडक्ट निकलता है जिसको हम बोलते हैं कीटोन, ठीक है। और एक कीटोन कहाँ मिलना शुरू हो जाएगा, उस आदमी के ब्लड में मिलना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसका ब्लड एसिडिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, जिसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। तो इसमें सिर्फ टाइप 1 डायबिटीज में ही जो व्यक्ति है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाएगा। इसमें जाएगा, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस में जाएगा। ये एक मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन है, ये एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, समझ आया। क्योंकि सेल को ग्लूकोज मिल ही नहीं पा रहा है तो बॉडी ने क्या करा, फैट को और प्रोटीन को तोड़ना शुरू कर दिया है। जब भी फैट एंड प्रोटीन टूटता है शरीर में तो कीटोन निकलता है। अब कीटोन क्या कर देगा, हमारे पूरे ब्लड को एसिडिक कर देगा। अब देखो इसके कारण क्यों होता है टाइप 1 डायबिटीज। पहला क्या है, ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन। जब हमारी खुद की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है, ऑटो इम्यूनिटी है, वो हमारे ही सेल को मारना शुरू कर दे। दूसरा कारण पता नहीं है, इडियोपैथिक है, अननोन रीजन है। वैसे ना टाइप 1 डायबिटीज को दो और भागों में क्लासिफाई किया है। पहला क्या है, ऑटो इम्यून टाइप 1 डायबिटीज, दूसरा क्या है, अननोन डायबिटीज, इडियोपैथिक डायबिटीज, ठीक है। तो इसका कारण अभी तक पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है कि मतलब क्या है, मतलब ऐसा क्यों होता है बॉडी में, कि कोई हेल्दी पर्सन है या कोई नॉर्मल पर्सन है, वो नॉर्मली एक्टिविटी करता है, खाना भी खा रहा है, वो बिल्कुल दुबला पतला है, लीन है या फिर नॉर्मल है, तब भी उसको डायबिटीज हो गई। तो इसका कारण कुछ पता नहीं है, ठीक है, इडियोपैथिक है। फिर होता है वायरल इन्फेक्शन। जो बच्चे बचपन में कुछ वायरस से ट्रिगर हो जाते हैं, ठीक है, कुछ वायरस के संपर्क में आ जाते हैं, उनको चांसेस है कि उनको टाइप 1 डायबिटीज हो सकता है। जैसे कि कौन कौन से वायरस, फॉर एग्जांपल कॉक्सिकी वायरस हो गया, रूबीला वायरस हो गया, मम्स वायरस हो गया। अगर बच्चा इनके कांटेक्ट में लगातार आ रहा है, लगातार इनसे ट्रिगर हो रहा है, तो यहाँ पर ये वायरस क्या करेंगी, हमारी बीटा सेल को मार देंगी, हमारी पेनक्रियाज की बीटा सेल को मार देंगी, जिसकी वजह से बॉडी में इंसुलिन नहीं बनेगा, ठीक है। फिर है फैमिली हिस्ट्री। किसी के ग्रैंड पेरेंट्स को, दादा दादी को या मदर फादर को कभी डायबिटीज था तो ये आगे, मतलब चांसेस है कि टाइप 1 डायबिटीज आगे फैमिली में जाएगा, ठीक है। तो डायबिटीज जनरेशन में जाता है। अब पढ़ते पैथोफिजियोलॉजी, किस किस तरह से हमारी बॉडी में होता है, ठीक है। हमने अभी जो कारण पढ़े थे, क्या क्या कारण पढ़े थे, जेनेटिक की वजह से और इन्वायरमेंटल ट्रिगर, मतलब कोई वायरस का इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, कोई वायरस के कांटेक्ट में आ गया, या फिर ऑटो इम्यून, तो उससे क्या होगा, जेनेटिक कारण से क्या होगा कि हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारी बीटा सेल को मार देंगी। बीटा सेल का काम है इंसुलिन बनाना। अगर बीटा सेल नहीं रहेंगी तो क्या होगा, इंसुलिन बॉडी में कम हो जाएगा, इंसुलिन बिल्कुल स्टॉप। टाइप 1 डायबिटीज में इंसुलिन बनता ही नहीं है, ठीक है, पूरी तरह से इंसुलिन स्टॉप हो चुका है। तो क्या होगा, उस आदमी के, उस व्यक्ति के शरीर में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारे सारे के सारे सेल मतलब जो होंगे वो स्टार्व हो जाएंगे, ठीक है, उनके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी। पेशेंट को लगेगा कि उसके शरीर में एनर्जी नहीं है, ठीक है, वो और खाना खाना शुरू कर देता है, और बॉडी को लगता है कि हमारे सेल एंड टिश्यू को एनर्जी नहीं मिल रही है, तो हमारा ब्रेन क्या करता है, जितना भी फैट होता है बॉडी में, प्रोटीन होता है, उसको तोड़ना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बॉडी में कीटोन्स बनने शुरू हो जाते हैं, और इसी कंडीशन को हम बोलते हैं डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, ठीक है। बहुत सिंपल है। टाइप 1 डायबिटीज 25 साल से कम में होता है, इसको हम जुवेनाइल बोलते हैं। पेशेंट को पूरी जिंदगी भर, अपने लाइफ लॉन्ग पीरियड में इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे, ठीक है, लेने पड़ेंगे, और इसमें डायबिटिक कीटोएसिडोसिस होता है। अब आते हैं हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। और एक और चीज ध्यान रखो, टाइप 1 में ये 10% लोगों को होता है, आउट ऑफ 100 ये सिर्फ 10% लोगों को होता है, और 10% में से भी किसी एक को होगा, मतलब किसी 10 पीपल्स में किसी एक को होगा। अगर 10 लोग खड़े हैं तो उनमें से एक आदमी को टाइप 1 डायबिटीज होगी, ठीक है। तो 10% लोगों में टाइप 1 डायबिटीज मिलती है। अब हम बात करते हैं टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। इसको भी हम सिंपल तरीके से समझेंगे, इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन डेफिशिएंसी। देखो इसमें क्या हो रहा है कि शरीर में जो इंसुलिन है वो बन रहा है, ठीक है,
शरीर में इंसुलिन बन रहा है बट वो सफिशिएंट नहीं बन पा रहा है, मतलब जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है वो उतना नहीं बन पा रहा है, वो बहुत ही कम बन रहा है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज हुई है, इंसुलिन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, जो हमारी बॉडी की सेल एंड टिश्यू है उसने इंसुलिन को परमिशन नहीं दी है, मतलब वो उसके लिए रेजिस्टेंस हो चुकी है, वो उसको हटा रही है इंसुलिन को, क्योंकि इंसुलिन क्या करेगा, ग्लूकोज को पकड़ के सेल में डालेगा। बट यहाँ पर हमारी बॉडी की सेल एंड टिश्यू क्या कर रही है, वो उस चीज के लिए रेजिस्टेंस हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो इंसुलिन को आने ही नहीं देती है। बॉडी में इंसुलिन तो है बट वो सेल एंड टिश्यू तक नहीं पहुंच पा रहा है। ओके, या फिर इंसुलिन बन रहा है बट इतना नहीं बन पा रहा है जितना हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, फिर है मोस्ट कॉमन टाइप, सबसे ज्यादा मतलब सबसे ज्यादा कॉमनली जो पाया जाता है वो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट आपको ज्यादा मिलेंगे। कॉमन टाइप ऑफ डायबिटीज है, ये 90 से लेकर 95% लोगों में देखने को ही मिलता है। आपको पता ही है, जो चाइना है वो नंबर 1 कंट्री है फॉर डायबिटीज एंड सेकंड नंबर पे वी इंडियंस। ठीक है, हम मतलब इंडियंस जो लोग हैं वो डायबिटीज से सफर करते हैं। ओके, तो 90 से लेकर 95% लोगों को ज्यादातर टाइप 2 डायबिटीज ही होती है। फिर है, इसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट, मतलब जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी आप टाइप 2 डायबिटीज के निकट आओगे। ठीक है, अगर आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज नहीं किया तो इसको हम बोलते हैं मैच्योरिटी ऑनसेट, मतलब ज्यादातर ये मैच्योर लोगों में होती है। 40 साल से जो ऊपर लोग हैं उनमें ये देखने को ही मिलेगी। इसको इसलिए हम बोलते हैं, इसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। नॉन इंसुलिन मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि पेशेंट को अपनी जिंदगी भर के लिए इसमें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ेंगे। अगर वो अपना लाइफस्टाइल अच्छा रखता है, एक्सरसाइज करता है, डाइट को कंट्रोल करता है, जंक फूड्स नहीं लेता है, तो उसकी डायबिटीज यहाँ पर कंट्रोल हो जाती है। ठीक है, पेशेंट को यहाँ पर इंसुलिन के इंजेक्शन नहीं ले पाएगा। ठीक है, मतलब जरूरत नहीं इंजेक्शन लेने की, कोई नीड नहीं है। पेशेंट यहाँ पर जो मेडिसिन आती है, ओरल जो मेडिसिन आती है, उनको भी लेके अपने डायबिटीज को कंट्रोल कर सकता है। टाइप 1 डायबिटीज में तो पेशेंट को इंजेक्शन लेना ही पड़ेगा। ठीक है, बट टाइप 2 डायबिटीज में पेशेंट को अपना लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा। इसके अलावा वो यहाँ पर ओरल जो मेडिसिन आती है, ठीक है, वो ले सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर मेडिसिन से भी कंट्रोल हम कर सकते हैं। इसके कारण क्या है, ओबेसिटी, मोटापा। मेनली हम किसकी बात कर रहे हैं, एब्डोमिनल फैट की। ठीक है, अगर आपका BMI इंडेक्स से ज्यादा फैट है, आप उस रेशियो में नहीं बैठते हो, आपका जो एब्डोमेन है उसमें अधिक फैट है, तो डायबिटीज का रिस्क यहाँ बढ़ता है। ठीक है, ओबीज लोगों में। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, दिनचर्या बहुत ही खराब है, दिन भर बैठ के काम करना होता है। फिर है फैमिली हिस्ट्री, पेरेंट्स को रही है तो ऑब्वियसली वो आगे ग्रेजुअली जनरेशन में जाती ही जाती है। जेनेटिक भी कारण है। ठीक है, ओल्डर एज मैंने बताया था 40 ईयर से ऊपर जो लोग होते हैं। इसके अलावा अगर आपके बॉडी में ट्राइग्लिसराइड, जो हमारा बैड वाला फैट होता है, उसका लेवल 250 से ज्यादा है, 250 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है ट्राइग्लिसराइड लेवल, तो टाइप 2 डायबिटीज का यहाँ रिस्क बढ़ जाता है। जो लेडीज सफर करती है PCOS से, PCOS क्या है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम। ये बीमारी कुछ लेडीज में होती है, जिसमें क्या होता है कि उस लेडीज की बॉडी में मेल हार्मोन्स अधिक बनना शुरू हो जाते हैं, जैसे कि एंड्रोजन। ठीक है, अगर किसी फीमेल की बॉडी में मेल हार्मोन ज्यादा निकलने शुरू हो जाए, फॉर एग्जांपल एंड्रोजन, तो उस फीमेल में ओव्यूलेशन प्रोसेस नहीं होगा। ठीक है, मतलब जो एग निकलता है, हर मंथली जो एक एग निकलता है वो इरेगुलर हो जाएगा। ठीक है, पीरियड्स वगैरह, मेंस्ट्रुएशन वगैरह इरेगुलर हो जाएंगे। ठीक है, प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी आएगी। तो अगर जो लेडी PCOS से सफर कर रही है, उसके भी चांसेस है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज यहाँ पर होगा फ्यूचर में। इसकी पैथोफिजियोलॉजी कैसे कैसे पढ़ेंगे, देखो, ओबेसिटी, मोटापा, लाइफस्टाइल फैक्टर बेकार है, जंक फूड खाते हैं, कैलोरीज हाई इनटेक है, शुगर क्वांटिटी हाई इनटेक है, एज भी ज्यादा है, तो उसकी वजह से क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, हमारे जो फैट के सेल है, जो हमारे लिवर के सेल है, जो हमारे मसल सेल है, वो इंसुलिन को रेजिस्टेंस कर देंगी। मतलब अगर ज्यादा फैट होगा तो ज्यादा सेल्स होंगे, अब ज्यादा सेल्स के लिए छोटी सी पेनक्रियास को बहुत सारा इंसुलिन निकालना पड़ेगा, तो धीरे धीरे हमारे सेल क्या हो जाएंगे, इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, वो इंसुलिन को आने नहीं देंगे, और अगर इंसुलिन नहीं आएगा तो ग्लूकोज भी सेल में नहीं आ पाएगा और बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि जितना ज्यादा मास होगा, जितना ज्यादा फैट होगा, उतना ज्यादा
इंसुलिन का अमाउंट मतलब बॉडी में निकालना पड़ेगा। तो छोटी सी पेनक्रियास को बहुत काम करना पड़ेगा। तो क्या होगा, धीरे धीरे क्या होगा, फैट के, लिवर के, मसल सेल इंसुलिन रेजिस्टेंस बन जाएंगे और हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। और जैसे ही ये 70 से ऊपर पहुंचता है, 70 से ऊपर पहुंचता है, तो हमारे पेनक्रियास के बीटा सेल इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पर धीरे धीरे सालों साल वो इंसान कुछ भी नहीं कर रहा है, उसकी जो लाइफस्टाइल है बहुत ही खराब है, तो धीरे धीरे शुगर का लेवल ब्लड में बढ़ता रहेगा। ठीक है, उसको कंडीशन हो जाएगी हाइपरग्लाइसीमिया, ज्यादा शुगर उसके ब्लड में हो जाएगा, जिसका रेंज है 150 से लेकर 250 mg, सॉरी 180 से लेकर 250 mg। कितना है, 180 से यहाँ पर लिख देती हूँ, 180 से लेकर 250 mg। तो धीरे धीरे उसके ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा, उसको हाइपरग्लाइसीमिया कंडीशन हो जाएगी और हमारी पेनक्रियास को सिग्नल जाएगा कि भाई हमारे ब्लड में बहुत शुगर है। तो शुरुआती फेस में, मतलब स्टार्टिंग पीरियड में, तो हमारी पेनक्रियास बहुत जोश में काम करेंगी, वो बहुत सारा यहाँ पर इंसुलिन बनाना शुरू करेंगी। ठीक है, बनाते रहेंगी बनाते रहेंगी बनाते रहेंगी, तो वो इंसुलिन यहाँ पर बहुत ज्यादा बनाते रहेंगी। धीरे धीरे ऐसी कंडीशन आएगी कि वो पेनक्रियास यहाँ पर थक जाएंगी। ठीक है, वो टायर्ड हो जाएंगी, भाई कितना इंसुलिन बनाए, कितने सालों तक वो लगातार बहुत सारा इंसुलिन बनाई जा रही है बनाई जा रही है। तो शुरुआत में यहाँ पर पेशेंट की बॉडी में इंसुलिन बढ़ता है, जिसको हम बोलते हैं हाइपर इंसुलिनीमिया कंडीशन। ठीक है, फिर धीरे धीरे पेनक्रियास वीक होनी शुरू हो जाएंगी, पेनक्रियास थक जाएंगी, वीक हो जाएंगी और वो इंसुलिन का निर्माण बहुत ही कम कर देगी, बहुत ही इंसुलिन कम सिक्रेट होगा, जिससे कि अगर बॉडी में कम इंसुलिन बनेगा तो लगातार परसिस्टेंट हाई शुगर रहेगा। ठीक है, लगातार पेशेंट के ब्लड में शुगर की क्वांटिटी हाई रहेगी और इसी को हम बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। क्या बोलते हैं, टाइप 2 डायबिटीज। अब आते हैं हम गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज को हम बोलते हैं कि पहले उस लेडी को कोई भी डायबिटीज नहीं थी, बट उसको प्रेगनेंसी में यहाँ पर डायबिटीज हो चुकी है। ठीक है, डिटेक्टेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये डायबिटीज सिर्फ तब मिलती है जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है। ठीक है, ये सब में नहीं होता है, कुछ ही लेडीज में होता है। तब मेनली कब होता है, सेकंड थर्ड ट्राइमेस्टर। हमें पता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर किसको बोलते हैं, स्टार्टिंग के जो 3 महीने होते हैं, 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, स्टार्टिंग के 3 महीने को हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। फिर उसके बाद जो 3 महीने सेकंड ट्राइमेस्टर, फिर लास्ट के 3 महीने थर्ड ट्राइमेस्टर। तो दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में उसको डायबिटीज हो जाती है। ड्यू टू प्रेगनेंसी हार्मोन्स बॉडी सेल्स गेट रेजिस्टेंस टू इंसुलिन। अब ऐसा प्रेगनेंसी में क्या हुआ कि उसकी बॉडी में डायबिटीज हो गई है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे क्या होता है, किसी भी लेडी के बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। ठीक है, अब ज्यादा हार्मोन्स अगर बॉडी में निकलेंगे तो वो जरूरी है, क्योंकि उनको बोलते हैं प्रेगनेंसी हार्मोन। उनकी जरूरत क्यों है, क्योंकि वो बेबी को प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, बेबी को बचाने का काम करती है, इसलिए उन हार्मोन्स का निकलना भी बहुत जरूरी है। पर कई बार ये हार्मोन्स क्या करती है, कई बार ये हार्मोन्स हमारी बॉडी की सेल को रेजिस्टेंस बना लेती है इंसुलिन के लिए। हमारी बॉडी की सेल्स को बोलती है कि आपको इंसुलिन नहीं लेना है या फिर बहुत ही कम इंसुलिन लेना है। ठीक है, तो प्रेगनेंसी के हार्मोन्स की वजह से क्या हुआ कि उस लेडी की बॉडी में जो सेल्स थी वो इंसुलिन के लिए रेजिस्टेंस हो चुकी है। ठीक है, इंसुलिन को अंदर नहीं आने दे रही है, तो धीरे धीरे उस लेडी के अंदर ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा पता क्या होता है, जो मदर और बेबी के बीच में प्लेसेंटा होता है वो क्या करता है, शुगर को तो बेबी में भेज देता है, बट इंसुलिन को बेबी में नहीं भेजता। मतलब इंसुलिन प्लेसेंटा से पास नहीं होगा, जो मदर का शुगर है वो प्लेसेंटा के थ्रू बच्चे में जाएगा, बट जो मदर की बॉडी में इंसुलिन निकल रहा है वो प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में नहीं जाएगा। जिससे क्या होगा कि जो बच्चे की पेनक्रियाज होंगी वो इंसुलिन बनाना शुरू कर देंगी, और जो मदर के ब्लड से बच्चे में शुगर जा रहा है उसकी वजह से जो बेबी होगा वो बड़ा होगा, तो एब्डोमेन काफी बड़ा होगा। ठीक है, जो बेबी होगा वो लार्ज बेबी होगा, उसको हम बोलते हैं मैक्रोसोमिया बेबी। जिस भी बच्चे का वजन डिलीवरी के टाइम पे 4 केजी से ऊपर है, 4 केजी से ऊपर है, उसको हम बोलते हैं मैक्रोसोमिया बेबी। इट मीन्स मदर को प्रेगनेंसी में डायबिटीज है। ठीक है, अगर बच्चा जो पैदा हुआ है वो 4 केजी से ऊपर का है, दैट इज मैक्रोसोमिया बेबी। जैसे ही मदर बच्चे को डिलीवर कर देगी वो अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी, बट यहाँ पर उसको फ्यूचर में रिस्क होते हैं कि वो डायबिटीज में जा सकती है। ठीक है, और कई बार तो इसमें ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है वो 4 केजी से ऊपर पैदा होता है, अचानक से बच्चे का ब्लड शुगर गिर जाएगा, वो हाइपो में चला जाएगा, हाइपोग्लाइसीमिया में।
क्यों? क्योंकि जब वो माँ के वॉर्म में था तो उसको मदर का शुगर मिल रहा था, पर जैसे ही वहां से वो बाहर आया तो उसकी पेनक्रियास तो लगातार इंसुलिन बना रही है, बट अब उसकी बॉडी को उतना शुगर नहीं मिल पा रहा है। अब उसकी पेनक्रियास क्या करे, लगातार इंसुलिन बना रही है, तो बच्चा अचानक से हाइपोग्लाइसीमिया में जा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर लेडीज को चांसेस है कि वो आगे चल के टाइप 2 डायबिटीज से सफर कर सकती है। इसके अलावा आते हैं हम सेकेंडरी। सेकेंडरी हम बोलते हैं बहुत ही रेयर फॉर्म ऑफ डायबिटीज, जो बहुत ही कम देखने को मिलती है, बट इनको भी हम काउंट करते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं सेकेंडरी फॉर्म ऑफ डायबिटीज। पहला यहाँ पर क्या है, मोडी। मोडी की फुल फॉर्म क्या है, मेच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज ऑफ यंग। इसके नाम में क्या आ रहा है, यंग। ठीक है, तो यहाँ पर ये धीरे धीरे होती है, अचानक से किसी को नहीं होगी, इसका ग्रेजुअल प्रोसेस होता है। 25 साल से छोटे लोगों में होगा, 25 ईयर से लेस जो लोग हैं उनमें होता है मोडी। इसमें क्या होता है, इसको ना हम टाइप 1 मानेंगे ना हम टाइप 2 मानेंगे। ठीक है, किसी कैटेगरी में ही नहीं आता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जीन्स में बदलाव आता है, म्यूटेशन होता है। जैसे कि एग्जांपल, हम एक फोटोकॉपी करा रहे हैं, ठीक है, अगर हम लगातार फोटोकॉपी कराते रहेंगे तो वो लगातार फोटोकॉपी सेम नहीं आएगी, कई बार उसमें कुछ ना कुछ बदलाव आएंगे, चेंजेस आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होता है कि हमारी एक सिंगल जीन में बदलाव आता है। ठीक है, एक सिंगल जीन में यहाँ पर अगर बदलाव आएगा तो वो जीन क्या करेगी, हमारे पेनक्रियाज में जो बीटा सेल है वहां से इंसुलिन का प्रोडक्शन को कम कर देंगी, डिक्रीज कर देंगी, स्लो कर देंगी। ठीक है, पर ये धीरे धीरे होता है, अचानक से किसी को मोडी नहीं होता है। तो 25 साल से छोटे लोगों में होता है, इसमें एक सिंगल जीन के अंदर परिवर्तन आता है, म्यूटेशन आता है। वो जीन क्या करता है, हमारे बीटा सेल से इंसुलिन को कम बनाना शुरू कर देता है, मतलब धीरे धीरे उस आदमी के अंदर इंसुलिन कम बनना शुरू हो जाएगा और उसको कौन सी डिजीज हो जाएगी, मोडी हो जाएगी। ठीक है, और याद रखना ये स्टार्टिंग के 3 जनरेशन में जाती है, मतलब ग्रैंड पेरेंट्स को थी, फिर पेरेंट्स आए, फिर उनका बच्चा आया, स्टार्टिंग के 3 जनरेशन में मोडी जाएगी। ठीक है, शुरुआत के जो 3 जनरेशन है उसमें जाती है। अगर मदर एंड फादर में से किसी एक को भी मोडी है तो 50% चांसेस है कि उनके आगे आने वाले बच्चे को भी मोडी डायबिटीज हो सकती है। दूसरी हम पढ़ते हैं लाडा। लाडा का फुल फॉर्म क्या है, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट। ठीक है, लाडा को हम 1.5 डायबिटीज ही बोलते हैं, ये बहुत डिटेल में हो गया है 1.5, क्योंकि लाडा को हमने कैटेगराइज कर रखा है टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज में। ठीक है, मेरे पास यहाँ पर इतना स्पेस नहीं है इसलिए मैंने लाडा को यहाँ पर लिखा है। ठीक है, जो लाडा है वो टाइप 1 एंड टाइप 2 के बीच में आता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, लेटेंट ऑटो इम्यून डायबिटीज इन एडल्ट। ये हो तो एडल्ट में रही है, जो हमने टाइप 2 में पढ़ा था। ठीक है, 40 साल से ऊपर लोगों में होती है, बट इसमें हो क्या रहा है, ये मोटापे के कारण नहीं हो रहा है, ये लाइफस्टाइल फैक्टर के कारण नहीं हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है, ये ऑटो इम्यून डिस्ट्रक्शन के कारण हो रहा है, जो टाइप 1 डायबिटीज हमने पढ़ी थी। तो कुछ फैक्टर्स तो इसमें टाइप 1 के हैं और कुछ फैक्टर्स इसमें टाइप 2 के हैं। ठीक है, इसीलिए इसको बोलते हैं 1.5 डायबिटीज, मतलब इन दोनों के जो बीच में आती है उसको बोलते हैं 1.5 डायबिटीज। ये होता है 40 साल से ऊपर के लोगों में, और इसमें क्या होता है, उनकी खुद की इम्यूनिटी उनके खुद के बीटा सेल को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इंसुलिन फिर नहीं बनेगा, ग्रेजुअली ऐसा होता रहेगा। ओके, फिर आते हैं हम एक्सोक्राइन पेनक्रियासिस डिजीज। अगर किसी के पेनक्रियास में डिजीज हुई है तो उसको डायबिटीज हो सकती है, क्योंकि पेनक्रियास में क्या होते हैं, बीटा सेल्स होते हैं, हमारे अल्फा सेल्स होते हैं। पेनक्रियास के 2 पार्ट होते हैं, एक्सोक्राइन पार्ट जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकालते हैं, दूसरा क्या होता है, एंडोक्राइन पार्ट जो हमारे हार्मोन्स निकालते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर पेनक्रियास के एक्सोक्राइन पार्ट में कोई बीमारी हुई है, जैसे कि पेनक्रेटाइटिस। पेनक्रेटाइटिस मतलब पेनक्रियास का इन्फ्लामेशन, आइटिस मतलब जिस भी वर्ड के पीछे आइटिस लगेगा मतलब इन्फ्लामेशन। पेनक्रियास का या तो एक्यूट इन्फ्लामेशन है या फिर क्रॉनिक इन्फ्लामेशन है, या किसी को पेनक्रियास का कैंसर हुआ है। ठीक है, या फिर कोई ऐसी सर्जरी हुई है जिसमें उस व्यक्ति का पेनक्रियास को बाहर निकाल दिया है। ठीक है, अगर बॉडी में पेनक्रियास रहेगा ही नहीं, या फिर पेनक्रियास में कोई इन्फेक्शन हो चुका है, वहां पर कोई कैंसर हो चुका है, तो पेनक्रियास की बीटा सेल भी काम नहीं करेगी, और अगर पेनक्रियास की बीटा सेल काम नहीं करेगी, इंसुलिन भी नहीं बनेगा। फिर नेक्स्ट देखो, ड्रग केमिकल इंड्यूस डायबिटीज, मतलब कुछ ऐसी मेडिसिन, कुछ ऐसे केमिकल जो इंड्यूस कर सकती है डायबिटीज, जिससे डायबिटीज हो सकती है। ठीक है,
तो एग्जाम्पल जैसे कौन कौन से ड्रग्स है, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोकोर्टिकॉइड्स, थायजाइड्स एंड एंटीसाइकोटिक ड्रग्स। अगर हम इन ड्रग्स को काफी लंबे टाइम तक ले रहे हैं तो ये ड्रग्स क्या करते हैं, हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को, ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा देते हैं। ठीक है, इसीलिए वो डायबिटीज जो हमें ड्रग्स से होती है या केमिकल से होती है उन्हें बोलते हैं ड्रग एंड केमिकल इंड्यूस डायबिटीज। ठीक है, ये ड्रग्स क्या करती है, कई बार हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ा देती है। जितना ज्यादा बॉडी में स्ट्रेस होगा, शुगर लेवल भी उतना ज्यादा होगा, और इस स्ट्रेस के कारण कई बार हमारी इम्यूनिटी ट्रिगर हो जाती है। और अगर इम्यूनिटी हमारी ट्रिगर हो जाएगी तो अपनी ही बॉडी को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगी, हमारे बीटा सेल को मारना शुरू कर देगी। इसको बोलते हैं हम ड्रग केमिकल इंड्यूस डायबिटीज। फिर आते हैं हम इन्फेक्शन। कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं जो हमारी बॉडी में डायबिटीज कर सकती है। जैसे कि एग्जाम्पल है साइटोमेगालो वायरस, कॉक्सिकी बी वायरस एंड कंजेनाइटल वायरस। ये वायरस क्या करती है, ये वायरस कई बार हमारे बीटा सेल को नष्ट कर देती है, उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। कई बार ये वायरस क्या करती है, हमारी इम्यूनिटी को ट्रिगर करेगी, और हमारी इम्यूनिटी ट्रिगर होगी तो बीटा सेल खत्म हो जाएंगे। और कई बार ये वायरस क्या करेंगी, हमारी बॉडी में स्ट्रेस लेवल को बढ़ा देंगी, जिससे कि हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल भी बढ़ जाएगा। ये थे यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ डायबिटीज मेलाइटस।